नमस्कार। हमेशा की तरह बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज। इजराइल ईरान जंग का यह 5वां दिन है। यह जंग ही है, कोई विवाद या फिर झड़प नहीं। देखिए, इजराइल की कुछ किलोमीटर की चौड़ाई है, कुछ ही किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक देश है इजराइल, जहां मिसाइलों की बरसात में कितना भी एयर डिफेंस सिस्टम आप लगा लीजिए, नुकसान की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। और वह तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब आप बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल को नुकसान नहीं पहुंच रहा, तगड़ा नुकसान हो रहा और ज्यादातर नुकसान रिहायशी इलाकों में हो रहा। अच्छी बात इजराइल के लिए यह है कि उसके पास सिविलियन शेल्टर के लिए बंकर भी हैं। दूसरी बात, ईरान पर इजराइल ने जितने भीषण हमले किए हैं वह ईरान के हमलों से जो इजराइल पर वह कर रहा उससे कई गुना ज्यादा है। इजराइल की तरफ से एक एक ठिकाने पर 100 50 हमले हो रहे लगातार। फाइटर जेट, ड्रोन्स, मिसाइल सब इस्तेमाल कर रहा इजराइल। समूचा तेहरान आग की लपटों में जल रहा। बस ईरान के लिए अच्छी बात यह है कि इजराइल ने अभी तक सिविलियन इलाकों को टच नहीं किया। लेकिन सवाल है कब तक। आज का सवाल भी है। ईरान का भविष्य बहुत भयावह नजर आ रहा। नादिर शाह ने जिस दलदल से ईरान को निकालकर जो आज का ईरान दिखता है उसकी सीमाओं को बनाया था, खुमैनी, खामनेई आप जो भी कह लें, इनके कठमुल्लापन की वजह से वापस ईरान उसी दलदल में पहुंचता नजर आ रहा, जहां से अब निकलना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। जंग और 2-4 दिन तक जारी रही तो ईरान को परमाणु हमले का भी सामना करना पड़ सकता है। मानवीय लिहाज से यह खराब बात है, गलत बात है, लेकिन इसकी संभावनाएं बढ़ गई। यह सिर्फ ईरान नहीं, दुनिया के लिए भी दोस्तों चिंता की बात है। क्यों, कैसे, कब, क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम चीजों पर आज के एपिसोड में बात होगी और पूरे विवाद को लेकर भारत पर पड़ने वाले इसके असर पर भी बात होगी। आखिरकार इतिहास वहीं पहुंच गया जहां से वह निकला था। आपको नादिर शाह और ईरान की एक छोटी मगर मजेदार कहानी भी सुनाऊंगा। आज प्रयास रहेगा कि वीडियो छोटा ही बने। बहुत सारी चीजें हैं तो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अंत तक बने रहें और अपनी राय भी दें। दोस्तों, बियॉन्ड बॉर्डर्स में अमेरिका का इजराइल समेत बाकी दुनिया के लिए क्या व्यवहार रहता है, इस बारे में लगातार जो कुछ कहा गया उसे आप खुली आंखों इस वक्त देख सकते हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के भी नेतृत्व में इजराइल को ईरान के खिलाफ एटीएम की तरह इस्तेमाल करने पर आमादा है, भले ही इसकी इजराइल, अमेरिका और यूरोप और बाकी दुनिया को चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि ईरान बात करना चाहता है, ईरान राजी है डील करने को। एक तरह से ट्रंप ने यह भी कहा कि पूरे मामले में ईरान बात करना चाहता है मगर इजराइल बात करने के लिए राजी नहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि असल में ट्रंप के ऊपर अरबों का ट्रेड प्रेशर है। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि खाड़ी के कुछ देशों के जरिए ईरान ने सीज फायर का संदेश दिया है इजराइल को। ईरान अमेरिका के जरिए सीज फायर चाहता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट से पहले दोस्तों ईरान ने साइप्रस के जरिए भी इजराइल को एक संदेश देना चाहा था। वह सीज फायर का था या कुछ और, यह क्लासिफाइड बातचीत थी, तो तमाम चीजों का खुलासा नहीं हुआ। इस बारे में साइप्रस का आधिकारिक बयान भी सामने आया कि जी हां, बयान देना चाहता है, संदेश देना चाहता है ईरान, मगर बाद में ईरान अपनी बात से मुकर गया। अब रॉयटर्स की खबर के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि ईरान इजरायली हमलों को झेल नहीं पा रहा और भविष्य के तगड़े नुकसान को लेकर ईरान बेहद डरा हुआ है। ईरान अमेरिका को कारोबारी लालच देकर इजराइल के साथ न सिर्फ सीज फायर चाहता है बल्कि खुमैनी की जान भी बचाना चाहता है।
खुमैनी को लेकर ट्रंप ने कैसे वीटो किया, हम पहले एक एपिसोड में इस पर चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, जिस अरब देश के जरिए ईरान ने इजराइल को मैसेज दिया या मैसेज देने की कोशिश की है अमेरिका के जरिए, वह असल में कतर है। कतर है तो अरब, लेकिन सऊदी विरोधी धड़ा है। काफी पैसा कमा लिया, तेल वेल निकल आया, तो अब इसे भी मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का शौक चल रहा है। यह वही कतर है जो दुनिया भर के आतंकियों को पैसे मुहैया कराता है। अभी कुछ महीने पहले तक हमास का मुख्यालय और हमास की टॉप लीडरशिप कतर में ही थी। और अभी बिल्कुल कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप कतर गया था, जहां कतर ने डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन का एक लग्जरी प्लेन घूस के तौर पर दिया था। तो बिचौलिया ट्रंप, कारोबारी ट्रंप की गतिविधियां, अब तक आए अमेरिका के बयान, जंग में बिल्कुल अकेले पड़े इजराइल की स्थिति से साफ है कि कारोबारी हितों की वजह से अमेरिका ईरान को लूटने की फिराक में बैठा है, और इसी फिराक में ट्रंप ने इजराइल को दांव पर लगा दिया। लेकिन नेतन्याहू एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और अमेरिका में ईरान के संग कारोबारी हितों की वजह से इजराइल से दूर रहने की तमाम जो सलाहें आ रही हैं अमेरिका से, उनको लेकर अपने विस्फोटक इंटरव्यू में ईरान का भविष्य बता दिया। और नेतन्याहू ने पुख्ता कर दिया कि अब तक की जंग में इजराइल को अमेरिकी सपोर्ट नहीं मिला है, बिल्कुल भी नहीं मिला है। एबीसी न्यूज से नेतन्याहू ने कहा, तेहरान रिजिम के खिलाफ इजराइल का सपोर्ट ही अमेरिका के सबसे ज्यादा हित में है, कारोबार नहीं। आज तेल अवीव निशाने पर है, कल न्यूयॉर्क होगा। नेतन्याहू ने ट्रंप की मुनाफाखोरी को लतेड़ते हुए इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कहा, अमेरिका फर्स्ट क्या है यह मैं यानी हम इजरायली अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं या फिर हमारे दूसरे तमाम इजरायली अमेरिका डेड को नहीं समझ पा रहे। इजराइल सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं लड़ रहा, बल्कि वह अमेरिका के दुश्मनों से भी लड़ रहा। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में दो और बड़ी चीजें कही। उन्होंने कहा कि डील के बहाने ईरान अमेरिका को मूर्ख बना रहा और अपने लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम बाई कर रहा। नेतन्याहू ने साफ कर दिया इंटरव्यू में कि ट्रंप के वीटो के बावजूद खुमैनी को निपटाने का उनका प्लान एक्टिव रहेगा जमीन पर, और हमेशा की जंग चाहने वाले ईरान हमें यानी इजराइल को न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर लेकर पहुंच गए। एबीसी न्यूज को दिए इजरायली प्रधानमंत्री के इंटरव्यू से दोस्तों साफ हो रहा कि इजराइल के पास बिना अमेरिका के भी प्लान है, और ट्रंप के मना करने के बावजूद इजरायली ना सिर्फ खुमैनी का अंत करना चाहते हैं बल्कि उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि जंग ज्यादा भयावह हुई और इजराइल के हितों के प्रतिकूल गई तो न्यूक्लियर अटैक भी वे करने से बाज नहीं आएंगे। इसे नेतन्याहू ने साफ कर दिया एबीसी न्यूज के साथ दिए अपने इंटरव्यू में। इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया गया कि इजराइल का भूगोल असल में इतना छोटा है कि वह ईरान के हमलों को 2-3 हफ्तों से ज्यादा नहीं झेल पाएगा और खंडहर बन जाएगा, क्योंकि चीन लगातार ईरान को मिसाइलों की भारी खेप पहुंचा रहा। करीब 3 जहाज मिसाइलों को लाद कर ईरान में पहुंचे हैं। ऐसे में इजराइल को मजबूरन इस जंग को खत्म करने के लिए या तो खुमैनी का कांड करना पड़ेगा या फिर उसे न्यूक्लियर अटैक के विकल्प पर जाना होगा। मत भूलिए कि इजराइल की एक नीति है, कोई तुम्हें ठोके उससे पहले तुम उसका ही अंत कर दो। लेकिन ऐसा अगर होता है तो अब तक इजरायली हमलों की चपेट में बचा रह गया जो आम ईरानी है, उसे भी भयावह नुकसान उठाना पड़ सकता है। लाखों लोगों की, लाखों निर्दोष लोगों की जानें जा सकती है। इसका एक मतलब दोस्तों यह भी है कि ईरान में मौजूद मोसाद ने खुमैनी के बाद की लाइन भी तय कर ली है, जो ईरानी इस्लामिक कट्टरपंथ से बिल्कुल अलग है। अब यहां एक सवाल यह है कि क्या
अमेरिका आफ्टर खुमैनी को लेकर जो इजरायली प्लान है उसकी वजह से तो ना नुकर नहीं कर रहा इजराइल के साथ आने को लेकर। दोस्तों, यह हो सकता है ईरान जहन्नुम बन जाए, ट्रंप को, ओबामा को, डीप स्टेट को, या फिर सीधे कहे तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका सिर्फ ईरान पर एक कारोबारी कंट्रोल चाहता है ताकि वह उसे निचोड़ सके और पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ अपने काबू में रख सके, कोई किसी और के हाथ में ना हो। अमेरिका की योजना ईरान में अपने पिट्ठू उस शाह को बिठाने की है जिसकी मनमानियों के खिलाफ जनभावना का इस्तेमाल कर ईरान में इस्लामिक क्रांति के नाम पर खुमैनी सत्ता में काबिज हुआ। इजराइल संभवतः इस प्लान पर राजी नहीं है जो कि अमेरिकी प्लान है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी इजराइल पर जो खतरा है ईरान की तरफ से दोस्तों, वह हमेशा बरकरार रहेगा। क्यों? इसके भी दो कारण हैं। पहला, शाह के सत्ता में आने पर समूचा ईरान उबल पड़ेगा। खुमैनी जिस ट्राइब से आता है वह ईरान की आबादी का लगभग करीब 45% है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यह धड़ा जिहाद के रास्ते पर निकलेगा अगर अमेरिकी प्लान के हिसाब से चीजें वहां पर हुई तो। तुर्की समेत दुनिया भर के सुन्नी आतंकी संगठन भी ईरान में घुसेंगे जो उसके चारों तरफ फैले हैं। भूगोल देखिए, सीरिया जैसे हालात बन जाएंगे वहां। यह स्थिति अमेरिका को असल में शूट करती है, लेकिन बाकी दुनिया और खासकर इजराइल के लिए यह स्थिति बेहतर नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल ने नतांज को जरूर डैमेज किया है, मगर अभी तक इजराइल को लेकर ईरान की तरफ से जो न्यूक्लियर खतरा है वह खत्म नहीं हुआ। इसके लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत है, अमेरिकी बॉम्बर्स की जरूरत है, मगर अब तक अमेरिका सामने नहीं आया। ईरान ने उसे डील का लालच देकर रोके रखा है। तो ईरान में सिविल वार होने और वहां यूरेनियम मौजूद होने, इन तमाम चीजों की वजह से इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजराइल के मुताबिक अमेरिका समेत बाकी दुनिया के लिए भी बड़ा खतरा है और कुछ विश्लेषणों से पता चल रहा कि वहां जो ईरान के परमाणु केंद्र हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हैं, वे डैमेज जरूर हुए हैं मगर पूरी तरह से तबाह नहीं हुए। और यही वजह है दोस्तों कि इजराइल शुक्रवार से ही नतांज, इस्फहान और फोर्दो जैसी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लगातार ताबड़तोड़ हिट कर रहा। तो इजराइल ने कमर जरूर तोड़ी है ईरान की, लेकिन जो उसका मोटो था ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करने का, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इजराइल के मुताबिक इस पॉइंट पर अमेरिका से ईरान ने अगर टाइम बाई कर लिया तो फिर उसे कभी नहीं रोका जा सकता। दोस्तों, आखिर में बात नादिर शाह और भारत पर असर की भी कर लेते हैं। नादिर शाह ईरान के इतिहास में एक शक्तिशाली कमांडर, नेता और बादशाह हुआ। 1737 से 1747 में उसने शासन किया। नादिर शाह से पहले ईरान दोस्तों चौतरफा कूटा जा रहा था। एक तरफ तुर्की, दूसरी तरफ अफगान, एक तरफ उज्बेक, और फिर अरब तो थे ही हमेशा उनके लिए खतरा। ईरान के ज्यादातर भूभाग पर कब्जा था, लेकिन नादिर शाह ने इसे एक एक कर जीता और आज के ईरान का नक्शा जो आपको दिखता है वह नादिर शाह की वजह से है। नादिर शाह ने मुगलों पर भी भीषण हमला किया दिल्ली में, और औरंगजेब की पोती या परपोती को तलवार की नोक पर उठा ले गया। अपने बेटे से उसकी शादी करवाई मुगलों के ना चाहने के बावजूद। भारत पर ईरान में अमेरिकी डिजाइन वाली स्थिति होने का असर क्या होगा, इसे ऐसे समझे कि सिकंदर से लेकर नादिर शाह से पहले तक ईरान जब भी बिखरा है, जब भी कमजोर पड़ा है, उसकी भयावह कीमत भारत ने चुकाई है। ईरान जब भी कमजोर पड़ा, भारत में घुसने का रास्ता ज्यादा साफ हुआ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ईरान में अमेरिकी योजनाओं का सफल होना भारत, रूस, इजराइल और अरब
सबके लिए भयावह है, पूरी दुनिया के लिए भयावह है। बाकी खुमैनी या पिछले 1000 साल से ईरान हांकने वालों के लिए मुसल्लम ईमान की अहमियत वहां क्या है, इसे चलते चलते नादिर शाह की ही एक कहानी से समझ लीजिए। नादिर शाह ने जब मशहद पर कब्जा किया तो वह इमाम रजा की मजार पर गया, इसलिए कि उसकी प्रजा इससे खुश होगी। वहां उसने देखा कि एक भिखारी अंधेपन का नाटक कर वहां भीख मांग रहा था। भिखारी ने बताया कि वह अपनी आंखों के ठीक होने के लिए यहां पर है। नादिर शाह ने भिखारी से पूछा, कब से हो भाई यहां पर, कब से दुआएं मांग रहे हो? भिखारी ने बताया, हुजूर 2 साल से। नादिर ने भिखारी से कहा, वह मजार के अंदर जा रहा है और उसके बाहर आने तक भिखारी की आंखें ठीक हो जानी चाहिए। आंखें ठीक नहीं हुई तो इसके 2 ही मतलब निकलते हैं, या तो मजार की दुआ में ताकत नहीं, या फिर भिखारी का ईमान कमजोर है। और अगर तुम्हारा ईमान कमजोर निकला तो तुम्हारा सिर। अब नादिर और भिखारी दोनों को मालूम था कि मजार की ईमान पर तो सवाल उठ नहीं सकता। तो नादिर शाह के बाहर आने तक दोस्तों भिखारी की आंखें चमत्कारिक ढंग से ठीक हो चुकी थी। तेल अबीब में अय्यासी कर चुका ईरानी समाज और उसके नेता कितना मुसल्लम ईमान रखते हैं आप समझ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।